दोस्तों आप में से जो बच्चे साइंस से इंटरमीडिएट किए हुए हैं या कृषि से डिप्लोमा कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए बिहार एसएससी ने 11 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन के जरिए उन्होंने बताया कि क्षेत्र सहायक के पोस्ट पर 201 भर्तियों को वो लाने वाले हैं। ठीक है, और इस चीज़ का और भी इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। जैसे इस पोस्ट के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या उम्र की सीमा रहेगी, क्या आरक्षण रहेगा, उसके बाद इसमें और भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले जानना बेहद जरूरी है। तो मैं रजनीश पाठक आपके सामने भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर उन सारी तमाम जानकारियों को लेकर आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। आइए एक एक करके उन सभी चीज़ पर बारीकी से देखते हैं कि क्या जरूरी है आपके इस फॉर्म को भरने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कब से कब तक का डेट दिया गया है। तो आप 25/4 से 21/5 के बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आप 21/5 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। शुरू या फॉर्म भरना होगा 25 तारीख से, यानी 25 अप्रैल से 21 मई तक का डेट आपको दिया गया है। ये बात तो हुई कि आप कब से कब तक फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट का क्या नाम रहेगा, तो क्षेत्र सहायक। क्या नाम रहेगा, क्षेत्र सहायक असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट। ठीक, फील्ड असिस्टेंट के पोस्ट पर यह आएगी बहाली। उसके बाद इसमें आपको वेतन यहाँ पर दिखाया गया है कि 5200 से लेकर के और 2200 तक का वेतन आपका 1900 ग्रेड पे होगा, लेवल 2 का। इसमें आपकी योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होगी, देखिए ये वेतन आपकी इनिशियली होती है, इसके बाद वेतन बढ़ता है, ऐसा नहीं कि वेतन नहीं बढ़ेगा, ये वेतन बढ़ेंगे आपके इसके बाद। उसके बाद क्या होता है, योग्यता एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, तो शैक्षणिक योग्यता में ये साफ साफ कहा गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ISC क्या होने चाहिए, आप ISC होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कृषि में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, देन आप क्या हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट कर दी गई है, फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ पढ़ लीजिएगा कि ISC और कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा, यानी दूसरा कोई भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जिन जिन मुख्य टॉपिक इसमें दी गई है उन सभी पर हमने ये टिक लगा दिया है। अब देखिए अगला यहाँ पर कि कितनी सीटें हैं, तो 201 सीटों पर वैकेंसी को लाया गया है। देखिएगा 201 सीट हैं इस वैकेंसी में। आरक्षण के अनुसार जो अनारक्षित जनरल वर्ग से हैं उनमें 79 जो है रिक्तियाँ दी गई हैं और 28 उसमें क्या है महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सभी का यहाँ पर दिया गया है, आप सबका देख सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के लिए आप देख और समझ सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। अब आगे बढ़ते हैं और उम्र सीमा आपकी एज पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एज दी गई है आपकी कि अभ्यर्थी के पास उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 से होगा। कब से होगा, 1/8/2024 से, यानी 1/8/2024 तक आपकी न्यूनतम सीमा जो उम्र जो होनी चाहिए वह 18 वर्ष की होनी चाहिए। यह सभी कैटेगरी के लोगों के लिए है, ऐसा नहीं कि SC ST 16 साल में ही भर देंगे, ऐसी नहीं है, उनके लिए भी 18 साल की क्राइटेरिया रखी गई है। यानी 1/8/2024 तक यदि आप 18 साल से कम उम्र है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो भैया अधिकतम उम्र के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो अधिकतम उम्र के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ पर जो अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड हैं उनके पुरुषों के लिए 37 साल तक का उम्र दिया गया है, यानी 1/8/2024 तक आपकी उम्र 37 साल या उससे कम होनी चाहिए। ठीक, मतलब ये अधिकतम उम्र है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। फिर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों 40 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। जो अनारक्षित है अनरिजर्व्ड है उनकी महिला यानी जनरल की जो महिला है वो 40 साल तक वो भी फॉर्म को भर सकती हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाएं जो है वह 42 साल तक भर सकती हैं। और बाकी जो यहाँ पर सभी कोटियों के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 10 साल की अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है इस नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, तो आयोग ने इतना सब चीज़ खुल के सभी चीज़ें बता दी हैं और आप फॉर्म को भरते समय उसके पहले आप भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे ग्रुप का, उस ग्रुप में आइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए बड़े आराम से। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, तो परीक्षा आप किस प्रकार देंगे, आपका रिटन एग्जाम होगा या ऑब्जेक्टिव। तो आपका यहाँ पर वस्तुनिष्ठ एग्जाम होना है, यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है आपको। ठीक है, इस बारे में बताया गया है।
आगे बताई गई है कि इसमें जो होगा 2 फेज में आपका एग्जाम होगा, एक प्रीलिम्स होगा और एक आपका मेंस होगा। ठीक है। निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग भी इस परीक्षा में प्रावधान किया गया है मेरे भाई। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। कितनी होगी? कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। आपके सभी सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद परीक्षा की अवधि आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। कितना? 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इसी बीच आपको परीक्षा देना होगा। यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बच्चे परीक्षा देते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी मीडियम तो कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी का और इंग्लिश का क्वेश्चन में डिफरेंस हो जाता है। तो आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। इस बात को ध्यान करिएगा। जो इंग्लिश में लिखे हुए, इसका मतलब ये है, आपसे कहा जा रहा है कि आप क्वेश्चन बनाते वक्त हिंदी तो पढ़ें लेकिन पॉसिबली आप इंग्लिश से भी पढ़ के सेटिस्फाई हो लें। ठीक है। तो यहाँ तक ये बात आपको समझा दी गई है। अब आपकी प्रारंभिक जो परीक्षा होगी, जो आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, उस प्रीलिम्स के एग्जाम में आपकी क्या क्या वहाँ पर सिलेबस रहने वाला है, जरा उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामान्य अध्ययन से सवाल आएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित का सवाल होगा और मानसिक क्षमता जांच का होगा, यानी रीजनिंग से। ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिया जाएगा। फिर वही बातें लिखी गई हैं कि एग्जाम देने में 150 अंक का एग्जाम, 150 क्वेश्चन होंगे, 4 अंक वो वाली आपकी। ठीक। अब सिलेबस पे चर्चा, सिलेबस पे बातचीत हम कर लेते हैं। यहां देखिए सिलेबस में है कि प्रारंभिक परीक्षा का अभी नोटिफिकेशन में केवल प्रीलिम्स के सिलेबस की ही चर्चा की गई है, मेंस के सिलेबस की चर्चा यहां पर नहीं दी गई है। कहा गया है सामान्य अध्ययन, यानी आप जब जीएस पढ़ेंगे, जनरल स्टडी, तो उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? तो समसामयिक घटनाएं पढ़ेंगे, जो समसामयिक विषय होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को लेकर, राष्ट्रीय पुरस्कारों को लेकर, कि भारतीय भाषाओं को लेकर, पुस्तक, लिपि, राजधानी, इन सभी चीज़ों से संबंधित, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित सवाल आएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों से जो रिश्ते हैं उस पर सवाल आते हैं, उसके भौगोलिक स्थिति क्या है उस पर सवाल आता है ना, उसके इतिहास पे सवाल आता है। तो इन सब चीज़ों को, संवैधानिक जितने भी नियम और कानून एक दूसरे से देशों का है, भारत का संविधान का है, उन सब चीज़ों से भी सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखते हैं कि सामान्य विज्ञान और गणित में, तो सामान्य विज्ञान में आपको यहाँ पर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल, इन सबसे सवाल सामान्य विज्ञान में आपसे पूछे जाएंगे। और गणित का कुछ इस प्रकार का सिलेबस दिया गया है। सामान्य सिलेबस होता है, कक्षा 10th लेवल की सवाल पूछी जाती हैं आपसे, थोड़ा सा सवालों में हेर फेर रहता है ताकि लेवल ऊपर नीचे हो सके। अब है मानसिक क्षमता जांच में, यानी आपको रीजनिंग के सवाल होंगे, जिसमें आपको सादृश्यता से, समानता एवं भिन्नता से, स्थान कल्पना से, समस्या समाधान से, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा और आदि आदि यहाँ पर दिए गए हैं। इन सब चीज़ों से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये रहा छोटा सा सिलेबस का एक छोटा सा व्यू हमने रखा है। अगर ये इसके सिलेबस की पूरी चर्चा हम किसी और वीडियो में कर देंगे। चलिए, अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा? ये जो दी रहती है ना मेरे भाई, ये दिया रहता है कि न्यूनतम आपको इतना लाना है और हमें तो अधिकतम ला के लड़ना है, तो हम इस पे विशेष ध्यान क्या दें। लेकिन फिर भी जो अनरिजर्व्ड हैं उनको 40% नंबर चाहिए, कम से कम 40% से कम नंबर होगा तो वो इसके लिए उनका नाम ही नहीं कहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अब परीक्षा शुल्क यानी फी का क्राइटेरिया क्या होगा, किनके लिए फी कितना होगा ये देख लेते हैं। तो यदि आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 540 रुपये देना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। आप बिहार के निवासी हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 135 रुपये का फी आपको लगेगा। लेकिन बिहार से बाहर के हैं किसी कैटेगरी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 540 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, जो दिव्यांग हैं उनको भी 135 रुपये देना पड़ेगा, चाहे जनरल से हो, SC ST कहीं से हो, दिव्यांग हैं तो उनको देना पड़ेगा। ठीक है। सभी श्रेणी की महिलाएं जो बिहार की अस्थायी निवासी हैं, महिलाओं के लिए है 135 रुपया। औरत सबका तो राज है, हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा। ठीक है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये, वो लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमने बताया है आपको। ठीक है। ये बात आप फी स्ट्रक्चर में समझ गए।
अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पर ग्रीन टिक लगी हुई है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। आइए अब यहाँ पर वही है आपको कि ऑनलाइन आवेदन भरने की वही तिथि शुरू से लेकर अंतिम तक का तिथि दिया गया है। यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक आपको फॉर्म को भरना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। और इसी तरीके यहाँ पर एक विशेष चीज़ की बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन कागजात को तैयार करवा लेना होगा, उसको जरा देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र और अंक पत्र कैसे कैसे आपको चाहिए वो जरा देख लेते हैं। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए मैट्रिक का आपको मार्कशीट चाहिए और मैट्रिक का ओरिजिनल प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। फिर ISC जो आपने किया है या फिर कृषि डिप्लोमा किया है उसका भी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आप अस्थायी निवासी या आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र, EWS यदि आप फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी हैं तो EWS आपके पास होना जरूरी है। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के घर से आते हैं तो आपको उस स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप उनके पोता या नाती नतनी हैं। दिव्यांगता का भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप में से कोई दिव्यांग व्यक्ति यह वीडियो देख रहा है तो आपके पास दिव्यांगता का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा में यदि आपको छूट लेना है, मतलब आप पहले से सरकारी सेवक रह चुके हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं और भी बहुत सारे प्रमाण पत्र को जब आपको छूट लेना है तो उसके अकॉर्डिंग, यानी इसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उस सर्टिफिकेट को आप तैयार रखेंगे। क्लियर? तो बेसिक यही जानकारी थी जिसमें सारी की सारी बातें दी गई थी और यहाँ पर अंतिम तिथि दी गई है, जो चीज़ हमने आपसे बता दिया है, ठीक है। और आप सभी से मैं ये कहूँगा कि आप बिहार के इस नोटिफिकेशन को लेकर के जो यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप सभी फॉर्म को ज़्यादा लेट करके ना भरें, नहीं तो बाद में हो सकता है सर्वर में समस्या और आप भरने के लिए सारे कागजात रेडी रखे हैं और आप भर नहीं पाए, फिर भी एक अफसोस हो जाएगा। आपकी तैयारी है लेकिन आप फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके, जैसे ही 25 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा आप फॉर्म को भरना चालू कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से एक अच्छी जानकारी और ऑथेंटिक नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी को देखने, समझने और जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो सिलेबस है वो बहुत जल्द ही अपने हम चैनल पर अपलोड कर लेंगे, वहाँ से सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, धन्यवाद।